चलिए शुरू करें। चलो, जय हिंद। चलिए, आज हमें आज हमें आपातकालीन प्रावधान देखने हैं जो हमारे संविधान में लिखित हैं। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए, क्या हमारे भारतीय संविधान में ये जो प्रावधान है ये पहले से थे या बाद में जोड़े गए? पहले से थे। इसका मतलब जब हमारा संविधान बना उसी समय से हमें ये प्रावधान संविधान में देखने को मिलते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो संविधान के प्रावधान है, आपके आपातकालीन प्रावधान, ये हमने कहां से ग्रहित किए, ये बताइए। कहां से लिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगर मेरा सवाल है कि हमने आपातकालीन प्रावधान कहां से लिए, तो इसका जवाब होगा 1935 एक्ट। पर यदि मैं पूछूं कि आपातकाल के समय जो आपका मूल अधिकारों का स्थगन कर दिया जाता है, ये कहां से लिया गया है? तो ये जर्मनी से लिया गया है। ठीक है। इसके अलावा यदि सवाल पूछा जाए कि आपके भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकालीन शक्तियों या प्रावधानों की चर्चा की गई, तो कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। बिल्कुल सही, 3 प्रकार। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल। चलिए आर्टिकल भी बता दीजिए। 3। जो हमारे यहाँ आपातकालीन प्रावधान है, ये आपको संविधान के किस भाग में देखने मिलते हैं? भाग 18 में, आर्टिकल नंबर 352 से लेकर 360 तक आपको देखने मिलते हैं। जिसमें सबसे पहला कौन सा है? राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा, राज्यों में राष्ट्रपति शासन। और तीसरा, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल में है आपका? 352। राज्यों में राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360 में आपको देखने को मिलता है। ठीक है। राष्ट्रीय, अच्छा, ये जो तीनों के तीनों आपातकाल हैं, इसे इंप्लीमेंट करना या लागू करने की शक्ति किसके पास है? ये तीनों लागू करने की शक्ति हमारे राष्ट्रपति जी के पास है। कौन है अभी आपके राष्ट्रपति? श्रीमती द्रौपदी। आपकी कोई चाची मौसी है क्या जो आप बोल देते द्रौपदी मुर्मू? हाँ, कोई चाची लगती है, मौसी लगती है आपकी? कौन है वो? देश की राष्ट्रपति है ना, तो अच्छे से सम्मान के साथ बोला करो। क्या? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, हाँ ना। क्यों? क्योंकि हमारे देश की प्रथम नागरिक है वो, राष्ट्रपति है वो। तो ये तीनों शक्तियां किसके पास है? राष्ट्रपति। तीनों पावर इंप्लीमेंट करने की शक्ति राष्ट्रपति को हमने देकर रखी हुई है। ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय आपातकाल संपूर्ण देश में लग सकता है और किसी क्षेत्र विशेष में भी लग सकता है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन किसमें लगते हैं? किसी राज्य विशेष में लगता है। और वित्तीय आपातकाल भी संपूर्ण देश में और किसी क्षेत्र में लग सकता है। तो हमें आज देखना यह है कि यह आपातकाल लागू कैसे होता है, लागू कौन करता है, लागू करने का आधार या प्रावधान क्या है, और इसे समाप्त कैसे किया जाता है। और इन सब के बीच जब आपातकाल लागू रहता है जिन क्षेत्रों में, तो वहां क्या परिवर्तन हमको देखने मिलते हैं, ये हमें देखना है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल प्रावधान क्या है? आपातकालीन प्रावधान भारत में संवैधानिक प्रावधान है जो राष्ट्रपति को आपातकाल के दौरान क्या देते हैं? असाधारण। असाधारण कार्रवाई क्यों बोला है? असाधारण कार्रवाई इसलिए बोला है क्योंकि ये जो कार्रवाई है वो राष्ट्रपति हमेशा अपनी पावर में रह के नहीं कर सकते। जब आपातकाल होगा तभी वो अपनी इन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। आपातकालीन प्रावधान भारत के संविधान के भाग 18 में आर्टिकल 352 से 360 तक निहित है। ये प्रावधान केंद्र सरकार को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने को सक्षम बनाते हैं। इस असामान्य स्थिति से मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है? असामान्य स्थिति मतलब अभी देश में कैसी स्थिति? सामान्य स्थिति है। कल को कोई देश हमारे ऊपर आक्रमण कर देता है, वो कैसी स्थिति हो जाएगी? वो असामान्य स्थिति हो जाएगी। आपातकालीन स्थिति में केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाता है क्योंकि सारी की सारी शक्तियां किसके पास चली जाती हैं? केंद्र सरकार के पास चली जाती हैं। हमारे संविधान में 3 प्रकार की आपातकालीन स्थितियां हैं। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा, राष्ट्रपति शासन, कहां पर? राज्यों में। और तीसरा, वित्तीय आपातकाल। आप मुझे केवल आर्टिकल बताइए, राष्ट्रीय आपातकाल का आर्टिकल कौन सा है? बिल्कुल सही, राज्यों में राष्ट्रपति शासन का। और तीसरा, वित्तीय आपातकाल का 360। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल नंबर 352। चलिए देखते हैं इसका आधार क्या है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है। देखो, इन्हें लिखना क्यों इंपॉर्टेंट होता है? राष्ट्रीय आपातकाल कोई भी मन से कभी भी नहीं लगा सकता कि पीएम को लगा कि नहीं अभी आपातकाल की जरूरत है तो हमने आपातकाल लगा दिया। ये पॉइंट इसलिए लिखे गए हैं
ताकि बताया जा सके कि इन ही परिस्थितियों में शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको जब उपयोग में लगा आपने देश में आपातकाल लगा दिया, जब ये परिस्थितियां उत्पन्न होंगी तभी आप इस शक्तियों का प्रयोग करोगे। युद्ध आपको पता है, बाहरी आक्रमण आपको पता है, सशस्त्र विद्रोह का मतलब होता है कि हमारे देश में ही इस प्रकार का विद्रोह जो किसके साथ किया जाए, शस्त्र का उपयोग करके या शस्त्र के साथ किया जाए, इसे बोला गया सशस्त्र विद्रोह। अच्छा, क्या ये शब्द पहले से था संविधान में? इसके स्थान पर एक अन्य शब्द था, कौन सा? आंतरिक अशांति। इस शक्ति का उपयोग 1975 में किसने किया? इंदिरा गांधी सरकार ने किया, और इंदिरा गांधी सरकार ने इसका दुरुपयोग किया, जिसकी वजह से जब जनता दल की सरकार आई तो एक संशोधन किया गया संविधान में। कौन सा संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन 1978। और इस आंतरिक अशांति के स्थान पर कौन सा शब्द रख दिया गया? सशस्त्र विद्रोह शब्द को रिप्लेस कर दिया गया। तो क्या अब देश में आंतरिक अशांति के नाम पर लगाया जा सकता है? आप खुद सोचो ना, पीएम को जब लगेगा कि आंतरिक अशांति है तो कभी भी इसको लागू कर सकते थे, है ना, जो कि गलत था। और आपने देखा कि 1975 से लेकर 1977 तक लगभग 2 वर्षों तक इस पावर का गलत उपयोग किया गया। जिस व्यक्ति उनके अगेंस्ट थे उनको क्या कर दिया गया? सीधे जेल के अंदर डाल दिया गया, आंतरिक अशांति के नाम पर। क्यों? क्योंकि ये आंतरिक अशांति फैला रहे हैं, है ना। अब एक बात बताइए, सरकार की नीतियां गलत हैं, कोई नेता अगर जनता के सामने जाकर कोई बात करता है, आक्रोश पैदा करता है या सरकार की गलत चीजों को बताता है, तो क्या आप उसे आंतरिक अशांति का नाम दे सकते हो? फिर तो सरकार हुई जो आंतरिक अशांति फैला रही है, वो तो लोगों को एक आईना दिखाने का काम कर रहा है। घोषणा का आधार आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तब कर सकते हैं जब भारत या इसके किसी हिस्से में सुरक्षा को युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरा हो। देखो, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा मंत्रिपरिषद से लिखित अनुशंसा प्राप्त करने के बाद ही की जा सकती है। यह प्रावधान कब किया गया? 44वां संविधान संशोधन। क्यों? क्योंकि इससे पहले जब आपका ये आंतरिक अशांति का आपातकाल लगाया गया था तो स्वयं मंत्रिपरिषद को ही नहीं पता था कि आपातकाल लगा दिया गया है देश में। अच्छा, सोच के देखो आप कि यहां से इंदिरा गांधी जी का कॉल जाता है, फखरुद्दीन अली उस समय आपके प्रेसिडेंट थे, ठीक है, कि आपातकाल लगा दीजिए आंतरिक अशांति के नाम पर। फखरुद्दीन अली तुरंत उसको इंप्लीमेंट कर देते हैं और लागू कर देते हैं। मंत्रिमंडल अगले दिन सो के उठता है, उन्हें पता चलता है देश में क्या लग गया। तो आप मुझे एक चीज बताइए, लोकसभा में एक मंत्रिपरिषद होता है, ठीक है, उनका एक प्रमुख नेता होता है जिसे हम प्रधानमंत्री के नाम से जानते हैं। आज मैं एक लीडर बनता हूं और एक ग्रुप फॉर्म करता हूं, तो कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले उस ग्रुप को पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई रक्षा मंत्री, कोई गृह मंत्री, कोई शिक्षा मंत्री, कोई कानून मंत्री है, सब इस देश में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। परंतु आपातकाल जैसी बड़ी चीज की स्थिति आप लागू कर देते हो देश में और आपके सहयोगी या मंत्रिपरिषद को ही नहीं पता, तो ये सही है कि गलत है? तो ये गलत ही हुआ था, इसलिए इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा बदला गया और बोल दिया गया कि अब राष्ट्रपति ऐसे कभी भी आपातकाल नहीं लगा सकते। आपातकाल यदि उन्हें लगानी है तो लिखित अनुशंसा किसकी चाहिए? मंत्रिपरिषद की चाहिए। तो याद रखना, इस देश में जब भी आपातकाल लागू करना है तो उस आपातकाल के लिए मंत्रिपरिषद की लिखित अनुशंसा अनिवार्य है। जब युद्ध या महा आक्रमण के आधार पर आपातकाल लगाया जाता है तो इसे बोला जाता है, और जब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है तो इसे आंतरिक आपातकाल कहा जाता है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, इसके बाद राष्ट्रीय आपातकाल। आज मुहूर्त चेक करना पड़ेगा, आज हमारे यहाँ आपातकाल क्यों लग रहा है। फिर सशस्त्र विद्रोह वह शब्द है जो 44वें संविधान संशोधन से डाला गया। इस शब्द से पहले इसे किस नाम से जानते थे हम? आंतरिक अशांति। इसे रिप्लेस किससे कर दिया हमने? सशस्त्र विद्रोह। 42वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय आपातकाल संपूर्ण देश से लेकर किसी क्षेत्र विशेष में भी लगाया जा सकता है। पहले ऐसा होता था, पहले आपको राष्ट्रीय आपातकाल संपूर्ण देश में ही लगाना पड़ता था। अच्छा, ये जो 42वां अमेंडमेंट है, ये किसकी सरकार ने किया था? आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से इसे जानते हो। मैंने आपको पूरे अमेंडमेंट पढ़ा है, उसमें 42वां पढ़ाया है। 42 अमेंडमेंट में एक प्रावधान किया गया कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो संपूर्ण देश में भी लगाया जा सकता है और किसी क्षेत्र विशेष में भी लगाया जा सकता है। अच्छा, यहाँ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, न्यायिक समीक्षा, कि क्या राष्ट्रीय आपातकाल की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है या नहीं। तो देखो, 1975 के 38वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से क्या कर दिया। देखो, इतना तो आप लोगों को पता है, जितना आपने अमेंडमेंट में पढ़ा है, कि 38 हो गया चाहे 42 हो गया या इससे पहले के कुछ अमेंडमेंट्स, तो आपको देखने मिला होगा कि सरकार अपने आप को क्या करना चाह रही है,
पावरफुल बनाना चाह रही है, स्वयं के जो संशोधन उसको न्यायपालिका से दूर रखना चाहती है, और यहां पर आपको देखने मिल रहा है कि अब वो इस आपातकाल को भी न्यायिक समीक्षा से दूर रखना चाहती है। इससे क्या होगा, इससे सरकार की मोनोपोली बढ़ेगी, ठीक है, सरकार और पावरफुल बनेगी इससे। परंतु वही चीज है, जनता दल की सरकार ने आया, अपना प्रॉमिस निभाया, बाद में 44वां संविधान संशोधन 1978 आता है और संशोधन अधिनियम द्वारा इसको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता, न्यायिक समीक्षा से ये बाहर नहीं हो सकता। तो 38 में इसको न्यायिक समीक्षा से बाहर किया गया और 44वें में फिर से इसको न्यायिक समीक्षा के भीतर कर दिया गया कि आपातकाल को न्यायिक समीक्षा के भीतर रखा जाएगा। किस अमेंडमेंट के तहत, 44वें अमेंडमेंट के तहत। इसके बाद अब देखना संसदीय अनुमोदन और अवधि। पहली चीज लागू कैसे होता है आपातकाल देश में, और दूसरी चीज यदि लागू किया गया है तो इसकी अवधि क्या होती है। अब आप बहुत ध्यान से इस चीज को समझना। देखो पहले मैं पढ़ के सुना देता हूं, समझ में कुछ आएगा नहीं पढ़ के, फिर मैं आपको अपनी भाषा में समझाऊंगा। आपातकाल की उद्घोषणा को इसके जारी होने की तारीख से 1 महीने, अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये पहले 2 महीने था, कितना था, पर फिर से कौन सा अमेंडमेंट, 44वां वर्ष कौन सा, इसने 2 महीने को क्या बना दिया, 1 महीना बना दिया। अब सुनना, आपातकाल की उद्घोषणा को इसके जारी होने की तारीख से 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में मंजूरी होनी अनिवार्य है। पहली चीज ये बोल रहा है कि देश में आपातकाल लगा दिया, किसने लगा दिया, राष्ट्रपति ने लगा दिया। अब राष्ट्रपति ने यदि आपातकाल लगाया तो 1 महीने के भीतर उस आपातकाल की स्वीकृति आप दिलवाओ, कहां से, दोनों सदन से, मतलब लोकसभा से भी। और अब एक चीज मुझे आप ही बताएंगे कि आपातकाल जैसी स्थिति देश में लगाई जा रही है, किस प्रकार के बहुमत का प्रयोग किया जाए, विशेष बहुमत या साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, बिल्कुल सही। देखो राष्ट्रपति द्वारा जब आपातकाल लगाया जाएगा, मान लीजिए आपातकाल को राष्ट्रपति ने लागू कर दिया, तो कितने माह के भीतर, 1 माह के भीतर, 1 माह के भीतर इसे दोनों ही सदन, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में पारित होना अनिवार्य है, वरना इसे लागू नहीं माना जाएगा। ये इंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, आपका आपातकाल समाप्त हो जाएगा। अच्छा, लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में ही पारित होना अनिवार्य है, अगर एक में भी पारित नहीं हुआ तो भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और दोनों को ही किस प्रकार के बहुमत से, विशेष बहुमत से इसे लागू या सहमति देनी होगी। पर अब एक सवाल यहां बीच में उत्पन्न होता है। देखो मान लो, आप एक चीज तो जानते हो कि जो हमारा लोकसभा है ये अस्थायी है, 5 साल में क्या होता है, भंग होता है। हो सकता है बीच में भंग हो जाए, हो सकता है बीच में बहुमत खो दे और क्या हो जाए, भंग हो जाए। परंतु जो राज्यसभा है ये हमारा किस प्रकार का सदन है, स्थायी सदन है, स्थायी सदन है, स्थायी सदन है, मतलब ये कभी भंग नहीं होता। अब एक चीज देखिए, मान लो आपातकाल उस समय लगाया गया है, अब ध्यान से सुनना, मान लो आपातकाल उस समय लगाया गया है जब राज्यसभा तो बैठा हुआ है परंतु लोकसभा क्या हो चुकी है, भंग हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, जबकि आप बोलते हो कि 30 दिनों के भीतर इसे सहमति देना अनिवार्य है दोनों ही सदनों में, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, तो ध्यान से पहले पढ़ लो। यदि आपातकाल की उद्घोषणा ऐसे समय में जारी की जाती है जब लोकसभा भंग कर दी गई है या मंजूरी दिए बिना 1 महीने की अवधि के दौरान विघटित हो गई है, तो उद्घोषणा लोकसभा की पहली बैठक से 30 दिनों तक जीवित रहती है। इसका पुनर्गठन बशर्ते राज्यसभा ने इस बीच उसे मंजूरी दे दी हो। कुछ समझ में आया, नहीं आना भी नहीं चाहिए, ठीक है, यहां पर समझ में आएगा। देखो हमने देखा कि 1 महीने के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, परमिशन। यहां पे राष्ट्रपति ने आपातकाल लगा दिया, 1 माह का टाइम है, दोनों सदन स्वीकृति दें वरना वो आपातकाल समाप्त हो जाएगा अपने आप, ठीक है। अब होता क्या है, पहली चीज तो बहुत सरलता से हो सकता है कि दोनों सदन बैठे हुए हैं, दोनों ने अपनी सहमति दे दी विशेष बहुमत से और वो क्या हो गया, पारित हो गया। अब एक चीज समझ लो, यदि वो पारित होता है तो कब तक पारित रहेगा, 6 माह तक ही पारित रहेगा। तो यहां पर एक सवाल आता है कि क्या आपातकाल केवल 6 महीने तक ही रह सकता है, तो इसका जवाब है नहीं, आपातकाल बढ़ाया जा सकता है। 6 महीने के बाद फिर से 6 महीने, उसके बाद फिर से 6 महीने, उसके बाद फिर से 6 महीने, असीमित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। पर कैसे, ऐसे कि जब ये 6 माह समाप्त होने वाले हों तब फिर से ये प्रस्ताव कहां आएगा, लोकसभा और राज्यसभा में आएगा। ये दोनों फिर से कौन सा बहुमत उपयोग करेंगे और उसे फिर से कितने टाइम के लिए बढ़ा देंगे,
ये प्रोसेस बार बार होती रहेगी और 6-6 माह करके आप उस आपातकाल को बढ़ा सकते हो। परंतु यदि लोकसभा भंग हो चुकी है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में यह होगा कि राज्यसभा तो बनी हुई है, तो सबसे पहले आप परमिशन किसकी ले लीजिए? स्वीकृति। सबसे पहले आप विशेष बहुमत से स्वीकृति किसकी ले लीजिए? तो राज्यसभा से मान लो कि ये क्या हो चुका है, अब पास हो चुका है। अब लोकसभा क्योंकि अभी है ही नहीं अस्तित्व में, तो सबसे पहले आपको इसे राज्यसभा से पास कराना है। फिर जब भी लोकसभा अस्तित्व में आएगी, अब कभी भी आ सकती है, वो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जब भी लोकसभा अस्तित्व में आएगी उसके 1 माह के भीतर आपको लोकसभा से क्या लेनी होगी? अपनी स्वीकृति लेनी होगी। कितने माह के भीतर? 1 माह के भीतर। पर ये पावर तभी उपयोग कर सकते हो आप, इस पावर का उपयोग आप तभी कर सकते हो जब आपने पहले से कहां से स्वीकृति लेके रखी है। आई बात समझ में? फिर से बताता हूं मैं। देखो, राष्ट्रपति जब आपातकाल लागू करते हैं तो 1 माह के भीतर आपको दोनों सदनों में उसे क्या करना है? पारित करवाना है, पास करवाना है। फिर वो कितने माह तक? 6 माह तक लागू रहेगा। अगर आप इसे बढ़ाना चाहते हो तो आप उसी प्रोसेस को बार बार फॉलो कर सकते हो। परंतु यदि लोकसभा अस्तित्व में नहीं है तो क्या होगा? अगर लोकसभा अस्तित्व में नहीं है तो सबसे पहले तो आप पहले इसे कहां पास करवाओ? राज्यसभा में। अब राज्यसभा में ये पास हो गया तो इंतजार करो बैठक होने की। किसकी? लोकसभा को वापस अस्तित्व में आने का आप क्या करो? इंतजार करो। अब लोकसभा जब भी अस्तित्व में आती है तो आपके पास कितना समय है? 1 माह का समय है कि आप इस रेजोल्यूशन को या इस प्रस्ताव को क्या करवाओ? पास करवाओ। अगर आपने पास करवा लिया तो वो 6 माह के लिए क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पर आप इसका उपयोग तभी करोगे जब आपने पहले से, ऐसा नहीं चलेगा कि आपने राज्यसभा से ही नहीं लिया और आप लोकसभा के बैठने का इंतजार कर रहे हो, तो ये पावर का उपयोग आप नहीं कर सकते। किसको समझ में नहीं आया? मैं फिर से बता दूंगा। है कोई ऐसा? अब लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने ही कौन से बहुमत से? विशेष बहुमत से इसको क्या कर दिया? पास कर दिया। तो ये कितने टाइम के लिए? 6 माह के लिए लागू हो जाएगा। परंतु इसे 6 माह के बाद और लागू करना है तो फिर आपको इस प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा? फिर से रिपीट करना पड़ेगा। ये प्रोसेस फिर रिपीट होगी और रिपीट होगी तो ये और 6 माह के लिए क्या हो जाएगा? अच्छा, इस 6 माह के बाद फिर से करना है तो फिर इस प्रोसेस को बार बार ये सदन में जाएगा, बार बार उस पर विशेष बहुमत पर वोटिंग होगी और जब वो पास होगा फिर उसके बाद 6 माह के भीतर, और मान लो कि वो अगर 6 माह करके 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया और अगली बार वो पास नहीं हो पाया, तो इसका मतलब अब आपातकाल समाप्त कर दिया जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए, यदि दोनों सदनों द्वारा मंजूरी दी जाती है तो आपातकाल 6 महीने तक जारी रहता है और इसे हर 6 महीने के लिए संसद की मंजूरी के साथ अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा या उसके जारी रहने को मंजूरी देने के लिए प्रत्येक प्रस्ताव को संसद के कौन से बहुमत? विशेष बहुमत के द्वारा ही लागू किया जा सकता है, पास किया जा सकता है। तो याद रखना, आपातकाल के लिए कौन सा बहुमत? विशेष बहुमत। तो ये जो प्रक्रिया है आपके दिमाग में चली, आपने इमेजिनेशन किया उस चीज को कि कैसे वो लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में पास हुआ, कितने समय के भीतर? 1 माह के भीतर। और उसको हमने कब तक लागू कर दिया? 6 माह के भीतर। फिर हमने इमेजिनेशन में ये देखा, ये चीज समझी कि पहले राज्यसभा बस बैठी हुई है पर अभी अस्तित्व में कौन नहीं है? लोकसभा, क्योंकि वो भंग हो चुकी है। तो सबसे पहले हमने 1 माह के भीतर किससे परमिशन ली? राज्यसभा से उसको पास करवाया। फिर हमने इंतजार किया किसके बैठने का? लोकसभा की। और जैसे ही हमने देखा कि लोकसभा बैठ चुकी है तो कितने समय के भीतर? 1 माह के भीतर हमने उसको क्या करवा लिया? पास करवा लिया। ठीक है, और वो कितने अवधि तक रहेगा? 6। और 6 माह के लिए, 6 माह के बाद मुझे इसे बढ़ाना है तो मैं क्या करूं? फिर से लेकर आऊं कौन सा बहुमत? विशेष बहुमत। अब एक चीज याद रखना, आप इसे लागू करने के लिए तो विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, परंतु समाप्त करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती। अब ये चीज हम आगे देखेंगे। देखो, राष्ट्रीय आपातकाल का निरसन, निरसन मतलब इसको समाप्त करना। लागू किसने किया? राष्ट्रपति ने किया। राष्ट्रपति ने लागू करने के लिए किसकी लिखित अनुशंसा ली? मंत्रिपरिषद की ली। अब याद रखना,
इसे समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति को किसी भी प्रकार की लिखित स्वीकृति या अनुशंसा की आवश्यकता नहीं है। क्यों? देख लेते हैं। आपातकाल लगाने के लिए सदनों की मंजूरी की आवश्यकता होती है, आपातकाल लगाने के लिए, लेकिन इसे रद्द करने के लिए सदनों में किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। इसे केवल राष्ट्रपति द्वारा रद्द किया जा सकता है जब उन्हें लगे कि स्थिति शांत हो गई है और किसी और आपातकाल की आवश्यकता। अच्छा, पहले क्या होता था कि केवल राष्ट्रपति से रद्द कर सकते थे। देखो, दो ही ऑप्शन हुआ करते थे एक्चुअल में। पहला, राष्ट्रपति से रद्द कर दें, ये ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ऑप्शन नंबर 2, वो 6 महीने वाली प्रोसेस याद है, उसे विशेष बहुमत ना दिया जाए, वो अपने आप क्या हो जाएगा। तो ये केवल 2 ऑप्शन हुआ करते थे। फिर तीसरा ऑप्शन आया। देखो, पहले दूसरा देख लो। दूसरे मामले में यदि 6 महीने के बाद इसका नवीनीकरण लोकसभा द्वारा खारिज कर दिया जाता है तो ये स्वतः क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। तो दो चीजें समझ में आई। पहला, राष्ट्रपति का मन है कि वो रद्द करना चाहते हैं, माहौल एकदम शांत हो गया तो हमने उसको क्या कर दिया, रद्द कर दिया। दूसरा, 6 महीने के बाद लोकसभा ने उसे स्वीकृत नहीं किया तो वो अपने आप क्या हो गया। तीसरी चीज देखना, वही चीज है कब जोड़ी गई, 44वें संविधान संशोधन 1978 में ये चीज जोड़ी गई कि 1/10 लोकसभा सदस्य। अच्छा, ये जो 1/10 है ना आपका, ये कुल सदस्यों की बात हो रही है, ठीक है। कुल सदस्य कहां के, लोकसभा के। 1/10 लोकसभा सदस्यों की सहमति के पश्चात कौन सा बहुमत, साधारण बहुमत से भी आपातकाल को समाप्त किया जा सकता है। इसका मतलब टोटल मेंबर्स कितने हैं लोकसभा में, मान के चलते हैं 543 सदस्य हैं। 1/10 मान के चलते हैं कितना आपका, लगभग कितने, 55 सदस्य। 55 सदस्यों की सहमति और कौन सा बहुमत, साधारण बहुमत। साधारण बहुमत क्या होता है, 50% + 1। तो आप अपने देश में इस राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त कर सकते हैं। तो लगाया कैसे जाएगा, क्लियर है। समाप्त कैसे किया जाएगा, 3 आधारों पर, पहला, दूसरा और तीसरा। लोकसभा भी कर सकती है, जो पहले नहीं था। कब आया, 44वें संविधान। आप देख रहे हो ना, आपातकाल में जो भी अच्छी चीजें जोड़ी गई हैं किस अमेंडमेंट में जोड़ी गई हैं, 44th अमेंडमेंट 1978 में जोड़ी गई। तो इस प्रकार से हम आपातकाल को समाप्त कर सकते हैं। तीसरी चीज देखते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव क्या होते हैं। आपातकाल की घोषणा का राजनीतिक व्यवस्था पर कठोर और व्यापक प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले देखते हैं केंद्र और राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप ही खुद मुझे बता दो पढ़ने से पहले कि राज्यों की सारी शक्तियां किसके पास चली जाती हैं। क्या राज्य सूची का कोई अस्तित्व रह जाता है। अब राज्य सूची पर भी कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, केंद्र के पास चला जाता है। देखो, जब आपातकाल की घोषणा लागू होती है तो केंद्र राज्य संबंधों के सामान्य ढांचे में बुनियादी बदलाव आता है। आपको व्यवस्था कैसी देखने मिलेगी, यहां पे आपको संघवाद देखने मिलेगा या एकीकृत व्यवस्था, यूनिटरी सिस्टम देखने मिलेगा या फेडरल सिस्टम। यूनिटरी देखने मिलेगा, क्योंकि देश में आपातकाल लागू किया जा चुका है। अभी अब व्यवस्था बन चुकी है आपातकाल की। मान के चलो अभी देश में क्या लगा हुआ है, आपातकाल। सबसे पहले कार्यकारी परिवर्तन होंगे, एग्जीक्यूटिव पावर्स में चेंजेस होंगे। कौन से चेंजेस होंगे देख लेते हैं। केंद्र किसी भी मामले पर राज्य को कार्यकारी निर्देश दे सकता है। मतलब प्रशासनिक परिवर्तन या प्रशासनिक ऑर्डर केंद्र सरकार किसको दे सकती है, और राज्य सरकार उसे मानने के लिए बाध्यकारी है। दूसरा, लेजिस्लेटिव चेंजेस मतलब विधायी परिवर्तन। अच्छा, ये चीज याद रखना, आर्टिकल नंबर 353 में ये दोनों चेंजेस की चर्चा की गई है, ठीक है। पहला कार्यकारी परिवर्तन और दूसरा विधायी परिवर्तन। संसद को राज्य सूची में उल्लिखित किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार हो जाता है। क्या, अगर देश में आपातकाल नहीं है तो कानून कौन बनाता है राज्य सूची में, राज्य सरकार बनाती है। परंतु संसद समय समय पर चाहे तो कानून बना सकती है आर्टिकल नंबर 249 का उपयोग करके। पर वो उस आर्टिकल का उपयोग करेगी तब, पर जब देश में आपातकाल लगा है तो आपको किसी भी एक्स्ट्रा पावर की जरूरत नहीं है। राज्य सूची के किसी भी विषय पर आप कानून बना सकते हो। अच्छा, मैं एक चीज आपको पहले क्लियर कर देता हूं कि अगर किसी भी प्रकार का कानून ऐसी स्थिति में बनाया जाता है जब देश में आपातकाल लगा हुआ है, तो आपातकाल समाप्त होते ही वो कानून स्वतः ही क्या हो जाएगा, निष्क्रिय या समाप्त हो जाएगा। तो जो भी पावर का उपयोग केंद्र सरकार कर रही है वो केवल कब तक सक्रिय है, जब तक आपातकाल लगा हुआ है। यदि संसद सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति राज्य के विषयों पर भी अध्यादेश। अच्छा, हमने ऑर्डिनेंस देखा था, राष्ट्रपति के अध्यादेश पे हमने जितनी भी चर्चा की है, हमें यह पता है कि राष्ट्रपति केंद्र के या किसी कानून के विषय पर अपना अध्यादेश जारी
कर सकते हैं आर्टिकल नंबर 123 पावर का उपयोग करके। पर हम जानते हैं कि जब राज्यों पर चर्चा होती है तो राज्यों पर जो ऑर्डिनेंस है या अध्यादेश कौन लागू करता है? राज्यपाल करता है। पर आप देख रहे हो कि जब आपातकाल लगाया जा चुका है तब राज्यों के लिए भी अध्यादेश कौन जारी कर रहा है? राष्ट्रपति जारी कर रहे हैं। आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने बाद संसद द्वारा राज्य के विषयों पर बनाए गए कानून स्वतः ही क्या हो जाएंगे? निष्क्रिय हो जाएंगे। 6 माह के भीतर अपने आप वो सारे के सारे कानून क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, ऐसे बहुत सारे विषय जैसे पुलिस है, पुलिस पर कानून कौन बनाता है? राज्य बनाता है। पर जब बात होगी आपातकाल की तो कौन कानून बना सकता है? पर अगर केंद्र ने कोई कानून बनाया है तो आपातकाल समाप्त होने के 6 माह के भीतर वो कानून क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? वित्तीय परिवर्तन कुछ नहीं है। देखो, राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के संवैधानिक वितरण को, हमारे यहां पर केंद्र और राज्यों के बीच एक वितरण होता है राजस्व का, टैक्स का, ठीक है? तो उस पर किसी भी प्रकार का संशोधन फिर किया जा सकता है। तो हमने 3 परिवर्तन देखे जब आपातकाल लगता है। पहला, कार्यकारी परिवर्तन की कोई भी बात केंद्र किस पर थोप सकता है? राज्य पर थोप सकता है। दूसरा हमने देखा विधायी की राज्य सूची के विषय पर भी कानून कौन बना सकता है? केंद्र बना सकता है। और फिर हमने देखा फाइनेंशियल, इसका मतलब कि टैक्सेस पे जो चेंजेस हैं वो कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। लोकसभा और राज्य विधानसभा के जीवन, अच्छा जीवन की जगह यहाँ पे कार्यकाल लिखा होता तो ज्यादा बेटर होता। कार्यकाल पर प्रभाव, नॉर्मली टर्म कितना होता है लोकसभा का, विधानसभा का? देखो क्या होता है, जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू होती है तो लोकसभा का कार्यकाल सामान्य कार्यकाल से एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। मतलब देखो, मान लो किसी सरकार का 5वां साल चल रहा है, ठीक है? 5वें साल पे क्या है? आपातकाल लग गया। अब ऐसी स्थिति में आपातकाल की कोई निश्चित डेट तो नहीं है कि इतनी दिनांक को वो समाप्त हो जाएगा। हो सकता है जो युद्ध है, जो बाहरी आक्रमण है, वो लंबा खिंच जाए, 2 साल, 3 साल, 4 साल। ऐसी स्थिति में चुनाव कराने में हम सक्षम है? ऐसी स्थिति में देश में चुनाव हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो क्या होता है, उसके लिए 1 वर्ष का कार्यकाल क्या कर दिया जाता है? एक चीज और, अगर ये 1 वर्ष का कार्यकाल बाद में फिर से बढ़ाना हो तो फिर से बढ़ाया जा सकता है। और ये जो फॉर्मूला है ये केंद्र में भी काम करता है और ये राज्य में भी काम करता है। आपातकाल समाप्त होने के बाद यह विस्तार 6 महीने की अवधि से अधिक जारी नहीं रह सकता। अब मान के चलो कि 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, बस 1 महीने के बाद ही क्या समाप्त हो गया आपका आपातकाल। अब सरकार के पास पूरे पूरे 11 महीने बचे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। 6 माह के भीतर आपको उस विस्तार को क्या करना पड़ेगा? समाप्त करना पड़ेगा और फिर से नई लोकसभा का गठन करना पड़ेगा। आप सरल भाषा में ये याद रखो कि जब आपातकाल लागू होता है तो 1 वर्ष का कार्यकाल बढ़ जाता है, परंतु आपातकाल यदि समाप्त हो जाता है तो वो जो बढ़ा हुआ कार्यकाल है वो 6 माह के भीतर उसे समाप्त करना फिर अनिवार्य है। और ये सेम फॉर्मूला किसमें काम करता है? राज्य के विधानमंडल में भी काम करेगा। संसद राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान हर बार राज्य विधानसभा के समान कार्यकाल को 1 वर्ष के तक बढ़ा सकती है, जो आपातकाल समाप्त होने से अधिकतम 6 माह के भीतर ही रहेगा। सेम चीज है केंद्र के लिए भी और सेम चीज है राज्य के लिए भी। तो आपातकाल लागू होगा तो कितना बढ़ेगा टर्म? 1 वर्ष के लिए टर्म बढ़ेगा। और यदि आपातकाल समाप्त हो जाता है तो टर्म कब तक चलेगा? 6 माह तक ही चलेगा। तो हमने 2 परिवर्तन देखे, एक केंद्र और राज्य में परिवर्तन और दूसरा हमने देखा लोकसभा। अब तीसरा सबसे मेजर फैक्टर आता है आपके मूल अधिकार। मूल अधिकारों में परिवर्तन होता है। जब देश में आपातकाल लगाया जाता है तो क्या आपके पास मूल अधिकार बचते हैं? कौन से 2 बचते हैं? कुछ भी। कहां बचते हैं? बचते हैं। कौन से? 20 और 21 बचते हैं, ठीक है? देखना, देखो, मौलिक अधिकारों पर प्रभाव, अनुच्छेद 358 और 359 इस पर चर्चा करता है। मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन करता है। देखना, आर्टिकल 19 का नाम सुना है? 19 कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है इसमें? 6। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कहीं निवास करने की, संघ या संगठन बनाने की और व्यापार करने की, 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। आपका आर्टिकल नंबर 358 इसी पर चर्चा करता है और कहता है कि 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 के तहत 6 मौलिक अधिकार स्वचालित रूप से क्या हो जाते हैं? ये बोला आर्टिकल 358 ने। आर्टिकल 358 ने संपूर्ण मूल अधिकारों के खत्म होने की बात नहीं करी, केवल किसकी बात की है?
आर्टिकल 19 के। अभी जब हम आर्टिकल नंबर 359 देखेंगे तो वो अन्य मूल अधिकारों के समाप्त होने की बात करेगा। आपातकाल की समाप्ति के बाद अनुच्छेद 19 स्वतः ही पुनर्जीवित। अच्छा, क्यों करना पड़ा? मान लो देश में आपातकाल की स्थिति लगी हुई है ना, पर हमारी घुमाई बंद नहीं हो रही है, हमें तो घूमना है। देश में युद्ध चल रहा है पर हमें तो मनाली जाना है, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। हमें अभिव्यक्ति के नाम पर कुछ भी करना है, किसी भी प्रकार की चर्चा करना है जिससे हमारे देश में और ज्यादा आंतरिक अशांति उत्पन्न हो रही है। तो क्या कर दिया कि रहने दो भाई, हमें आपको ये अधिकार देना ही नहीं। अगर किसी भी प्रकार की हरकत करी इस अधिकार का उपयोग करके तो सीधे उठाकर डाल दिया जाएगा कहां पर? जेल में। फिर चिल्लाते रहना, आपातकाल जब तक चलेगा तुम कहां रहोगे? जेल में। आपातकाल की समाप्ति के बाद ये स्वतः ही क्या पुनर्जीवित हो जाएगा? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में कहा गया कि अनुच्छेद 19 को केवल तभी निलंबित किया जा सकता है जब युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया हो। अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो आपको याद रखना है कि सशस्त्र विद्रोह पर आपका आर्टिकल नंबर 19 खत्म नहीं होगा। तो अब ये मत बोलना कि राष्ट्रीय आपातकाल पर सारे हमारे आर्टिकल मूल अधिकार समाप्त हो जाते हैं। सशस्त्र विद्रोह पर आपके मूल अधिकार नंबर 19 खत्म नहीं होता है। जब भी युद्ध या बाहरी आक्रमण की बात होगी तभी आपका आर्टिकल नंबर 19 समाप्त होगा। क्लियर है? आगे देखते हैं और क्या परिवर्तन होता है। ये तो हमने चर्चाएं किसमें की? आर्टिकल नंबर 358 में। आर्टिकल नंबर 359 में देखना, अन्य मौलिक अधिकारों का निलंबन। एक चीज याद रखना, आपातकाल कितने समय के लिए लगना है? आपातकाल के समय कौन कौन से मूल अधिकारों को समाप्त किया जाएगा इसका निश्चय कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अब राष्ट्रपति पहले आपके सारे मूल अधिकारों को समाप्त कर देते थे, बाद में एक अमेंडमेंट किया गया और 20 और 21 को जिंदा रखा गया। ठीक है, कि अब आप सारे मूल अधिकारों को समाप्त कर दो परंतु 20 और 21 को समाप्त नहीं कर सकते। तो मैं आपको सरल तौर पर बता देता हूं, 359 में ये लिखा हुआ है कि आपके सभी मूल अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा और आप इसे न्यायिक चुनौती नहीं दे सकते, केवल 2 अनुच्छेदों को छोड़कर। कौन कौन से? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में कहा गया कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए अदालत में जाने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकते। सरल भाषा में 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता, उसके अलावा अन्य मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है और जिसे आप न्यायिक चुनौती नहीं दे सकते। मतलब इनके हनन होने पर आप अदालत में नहीं जा सकते। कैसी स्थिति में? आपातकाल की स्थिति में। क्लियर है? तो ये था आपका आपातकाल पे होने वाले प्रभाव। तो आज हमने केवल देखा है राष्ट्रीय आपातकाल, अभी भी 2 आपातकाल आपके बचे हुए हैं। कौन कौन से? राज्यों में राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। आर्टिकल नंबर 358 केवल किस मूल अधिकार की बात करता है? 19 की। और 359 अन्य मूल अधिकारों की बात करता है। क्लियर है सारी चीजें? अब बाकी की चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसमें जो भी समझ में नहीं आएगा आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। क्लियर है? चलिए, जय हिंद।